कुदरती मनाजिर से भरपूर, यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली और अनगिनत आबशार, झरने और डल झील यहाँ की खुशहाली को बयान करती है। श्रीनगर से हमारा सफर शुरू होता है और हमारी मंजिल है एक ऐसा गांव जिसकी दर्द भरी दास्तान को कई बार कागजों पर लिखा गया। राज्यसभा टीवी की टीम है कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में, जो विकास और संपन्नता, तरक्की, खुशहाली से दूर दिखाई देती है। नमस्कार, आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ समीना। हम बात करें करालपुरा ब्लॉक के छोटे से गांव दर्दपुरा की। भारत के उत्तरी भाग में बसे आखिरी गांव दर्दपुरा की बात है आज स्पेशल रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूर, और इस गांव को विडोज विलेज भी कहा जाता है। आइए चलते हैं हमारे साथ इस सफर पर, जहां जिंदगी जीना एक शर्त है, इसीलिए जिए जाने का हौसला कर रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ। ये कहानी शुरू होती है 90 के दशक से और माजी का ये खौफनाक चेहरा आज की तारीख में भी अपनी जगह बनाए हुए है। जब ये टर्माइल शुरू हुआ है ड्यूरिंग 90s, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का भी बाकी स्टेट्स के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे इस विलेज का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारी फैमिलीज़ का सहारा छिन गया, बहुत सारी फैमिलीज़ दर दर की ठोकरें खाने लगी। 20 साल के एक लंबे संघर्ष और हजारों लोगों की मौत, बेशुमार गायब लोग और इनके खानदान की दर्द भरी दास्तान जो बराबर सुनने में आती रही। ये जिंदगी खत्म होने का दर्द नहीं था, बल्कि एक पूरे गांव के साथ कभी न खत्म होने वाले दर्द और अपनी ही जमीन पर नकारे जाने की दास्तां है दर्दपुरा। दर्दपुरा बदनसीब एक गांव है कश्मीर का, आंख रोए कान सुनाते हैं माजरा तकदीर का। बेसहारा हैं बच्चे बच्चियां तरसती मेहंदी को, एक पहलू ये भी है इस गांव की तस्वीर का। सैकड़ों बेबस यतीम बेवाएं हैं यहाँ पर, वजह है बस एक ही इस तस्वीर की। बुझ गए कितने चिराग और चूल्हे भी ठंडे पड़े, जहां जख्म की दीवारें अब भी जिंदा हैं, सिसकियों में कट रही है जिंदगी आज भी। मेरा हस्बैंड शहीद हो गया। मेरे हस्बैंड मारे गए। 3 आदमी ऐसे कार के 3 ही मारे गए। हमें मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। जब घर वाला भी चले गया, 2 बच्चे छोटे थे वो भी चले गए। लड़का तो मिल्टन था, खामद लापता हो गया, किसी ने मार दिया, कोई पता ही नहीं उसका। पति बेचारा वो लापता हो गया था। जी, मिलिटेंसी के दौरान उनकी डेथ की गई है। अभी मैं छोटी थी तो पिता हमारा चला गया इस दुनिया से। हमारे वालिद गुजर गए, मारे गए इस मिलिटेंसी के दौरान में। हमें बहुत डर लगता है, यहाँ पे बहुत मिलिटेंसी उनसे हालात खराब हुए हैं। हर किसी माँ को पता मेरा बेटा किसने उठाया, हर किसी औरत को पता मेरा हस्बैंड किसने उठाया। लेकिन नतीजा आज की तारीख तक सिफर रहा। हर चुनाव में यहाँ सियासतदान या यूं कहीं राजनीतिज्ञ आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन नतीजा सबके सामने है। टूटे घर, बदरौनक माहौल, दूर तक फैला सन्नाटा, मानो उम्मीद की कोई रोशनी ही बाकी नहीं। अपने सफर में हमने देखा कि ये जगह आज भी संगीनों के साए में है। आज भी इस पूरे इलाके में सेना की उपस्थिति बड़ी संख्या में इस इलाके की अहमियत को वाज़ेह कर जाती है। सुबह से शाम गश्त करती भारतीय सेना, लेकिन इस इलाके का दर्द
जस का तस है। इस गांव के नाम की तरह ही यहाँ रहने वाले बाशिंदों को इस दर्द के साथ जीने की आदत सी हो गई है। दर्दपुरा एक ऐसा गांव जहां हजारों लोग मारे गए पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा, या फिर वो लोग मारे गए जो हिंदुस्तान की सेना के लिए उन दिनों मुखबरी किया करते थे। इस बात को एक अच्छा खासा अरसा बीत चुका है, लेकिन दर्दपुरा आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आइए चलिए, एक घर में चलिए आइए। जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, जहां आसाइशें हैं, सुविधाएं हैं, सहूलतें हैं, वहीं सिर्फ श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर इतना कुछ कैसे बदल जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आता। ऐसी हैं जिनका अब गुजारा चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत का वो 5%। क्या है ये? क्या ये सिर्फ वोट बैंक है या वाकई इन्हें भी इंसानियत के दायरे में रखकर देखा जा सकता है? पालती आती है, कोई किसी को नहीं पूछता है। हाँ, ऐसे आते हैं, बस इधर जमा हो जाओ, उधर जमा हो जाओ, यतीम बच्चों को जमा करो, बेवा जमा हो जाओ, फोटो खींचते ले जाते हैं, फिर वापसी पर देखा किसी को नहीं। जब इलेक्शन जीत जाते हैं लोग, फिर आप लोग जाके उनका दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? ना फिर भी बताते हैं आप कौन है, थोड़ा रुक जाइए, आप बोलते हैं साहब इधर आए नहीं। जब उनके दरवाजे पर जाते हैं बोलते हैं साहब सोए। जब से कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई तो यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, यतीम बच्चे और बच्चियाँ पड़े रहे, बच्चों की तालीम का कोई खातिर खा इंतज़ाम न हो सका। अब भी यहाँ सैकड़ों बच्चियाँ, यतीम बच्चियाँ ऐसी हैं जो हाथ पीले होने को तरस रही। गांव की बहुत परेशानी है सर, तंग करते हैं, हर कोई तंग करता है कि हम तो बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन पैसों के बगैर हम क्या बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे, बैठे रहेंगे यहीं। 90 के दशक में जब यहाँ आतंकवाद पनपा तो बड़ी संख्या में पुरुष मारे गए, कुछ गायब हो गए, जिनकी बाट आज तक देखते हैं इनके परिवार वाले। इनका गुस्सा जायज है, वो बात नहीं करना चाहते। हमारी बहुत मिन्नतों के बाद कुछ बोले, और जो बोले वो अंदर तक हमें दहला गया। क्या मुश्किल आई? मुश्किल ये खानदार तो ये सीजन डेट सीजन योर ज़रात पे बहुत और आ तो खोत मोर लाइस गोल तीन पता कि मोर किम तो क्या गोल लगस बह गई योर तक मोमो तत क्या वुचा पत गो ब्या मुश्किल मे लड़क बोड़ हिू तो योर गो बिचोर जेन गया कर कम दह तो तोड़ गो सह गई। हर किसी माँ को पता मेरा बेटा किसने उठाया, हर किसी औरत को पता मेरा हस्बैंड किसने उठाया। उनको पूछो ना, उनके लिए ताकत नहीं है, उनको पूछो ना कहाँ रखा। हम इस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ अब तक जिंदा हूँ तब तक मैं लड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा लड़ाई। पति कैसे मारे गए आप? पति क्लास कर रहे हैं मारे, वो पता नहीं है किसने मारा, फौज ने मारा, मिलिटेंटों ने मारा, कोई पता नहीं। फिर कमाने वाला कोई नहीं इस टाइम में, कोई गवर्नमेंट ने कोई किसी तरफ से भी कोई मदद नहीं की। वजह बहुत सारी हैं। ज्यादातर ये विधवाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिसकी वजह से अपने लिए रोजगार ढूंढ पाना इनके लिए एक बड़ी जद्दोजहद है। अपने अधिकारों और अपने अस्तित्व को लेकर इनमें से बहुत तो ऐसे हैं जो शायद अपने हकों और अपनी अस्मिता को लेकर आवाज उठाना भी भूल गए हैं। डेढ़ 150 से ज्यादा परिवार जो इस कर्ब में लगातार रहे। यहाँ औरतें अपने सीमित साधनों में अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की गरज से लगातार जद्दोजहद में है। इनके चेहरे पर लिखी दर्द की दास्तान को पढ़ना मुश्किल नहीं। दर्दपुरा ये गांव कभी आतंकवादियों की पनाहगाह रहा। वो जो तब बच्चे थे आज जवान हो गए, लेकिन उनके जहन में दर्ज वो कड़वी यादें वैसी की वैसी ताजा हैं। ये बच्चे जो अब जवान हो गए हैं, अपने और अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं।
मैं छोटी थी 10-15 साल की, हमारे वालिद गुज़र गए, मारे गए इस मिलिटेंसी के दौरान में। तो हम छोटे छोटे भाई बहन थे, 2-3 थे हम। हमारी मम्मी ने मज़दूरी की, बड़ी मुश्किल से हमें उन्होंने पाला, बहुत मुश्किल से हमारी ज़िंदगी बसर हो रही थी। तो कई लोगों ने भी हमें बैठने के लिए जगह नहीं दी। तुम्हारा फोटो खींचे, क्यों रोई? हाँ? रोने की क्या बात है? हम जब यहाँ पहुंचे तो ये सारे बच्चे जोर जोर से रोने लग गए। शायद इनके अंदर बेहद खौफ और डर है। ये डर शायद भूल भी जाते, लेकिन तरक्की की दौड़ में पीछे छूट चुका ये गांव आज भी बुनियादी सहूलतों के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा है। हमारे लिए फ्रीडम होना चाहिए, जो जैसे कि बाहर की स्टेटों में लड़कियों को कितनी आज़ादी है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर हाई स्कूल होना चाहिए था, उसके बाद हम हायर सेकेंडरी की डिमांड करते और आफ्टर दैट हम कॉलेज की बात भी कर सकते थे। गवर्नमेंट जॉब से हटकर कोई दूसरे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज या बाकी उनकी तरफ कदम बढ़ाए, थोड़ा सनत को थोड़ा अगर फ़रोग दिया जाए या बिज़नेस को हाई लेवल पर यहाँ पर लिया जाए तो इससे, या टूरिज़्म का डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट अगर इफ़ वी टॉक अबाउट टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो इसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि इन्होंने अपनी जरूरतों और मांगों को लेकर राज्य सरकारों का, राजनीतिज्ञों का दरवाजा बारहा खटकाया, लेकिन आज की तारीख तक हालात जस के तस हैं। किसी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हम डर के मारे वहीं अंदर ही, ना किसी रोजगार के काबिल हैं, ना बाहर निकलने के काबिल हैं, ना अपनी बच्चियों को बाहर निकाल सकते हैं। इन विधवाओं की जिंदगी बेहतर करने के लिए राज्य सरकार की कई कोशिशें जारी हैं। इसके तहत सिर्फ 750 रुपए प्रतिमाह दिए जाने की बात होती है। कुछ स्कीमों के तहत इन्हें रुपए देने की भी बात होती रही है। पहले तो मिलती थी रुपया 190 रुपया, ये इतना था। पीछे बाद में 200 हो गया, पीछे 500 हो गया, फिर 750 हो गया। तो आखिर एक बच्ची की शादी 20 साल है, उसका मैं सोच रही हूँ क्या बनेगा। परसों में कागज उधर बाहर का आई दफ्तर पर, इन्हीं के पास, सोशल वेलफेयर के पास। दूसरा बच्चा वो भी पढ़ता है, बच्चे पीछे 750 है। 750 क्या होता है, 3 महीने के बाद देते। विडोज़ को पेंशन दे रहे हैं 750 एट द रेट ऑफ 750 रुपया माहाना, और जो उनके बच्चे हैं उनको दे रहे हैं 1000 रुपीज़ एज पर क्लास, 1000 रुपीज़ 1200 एंड 1500। तो वो जितने भी हमारे पास केसेस हैं रजिस्टर्ड हैं वो सभी ले रहे हैं आज तक, आज की डेट में। हाँ, अगर कोई ऐसा रहा होगा जिसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगा, वो अगर कोई रहा होगा तो आपकी वसातत से हम उनको कहना चाहेंगे कि वो हमारे ऑफिस में आकर कुपवारा में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कंसल्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट साथ लाएं। हम उनको, हमारे पास रेडीली फंड्स अवेलेबल हैं, हम उनको दे देंगे। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज की मार्केट हाइक्स जो हैं, मार्केट हाइक्स जो हैं, तो वो देखकर जो मिल रहा है 750, वो बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई और गुजारा नहीं है। लेकिन इन योजनाओं में कुछ तकनीकी खामियां हैं। जो बीमाएं रजिस्टर्ड नहीं हैं या कोई विधवा जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो इन योजनाओं से महरूम हो जाती हैं और ऐसी विधवाओं की संख्या बेहिसाब है। आज तो 750 है, ये बहुत कम है हमारे को, मगर मिलता है, शुक्र उसका मिलता है। गवर्नमेंट इतना पैसा भेज रही है, इतनी मदद कर रही है यहाँ कमिश्नर के दफ्तर पर, आज तक हमारे को किसी ने दाई भी नहीं दिया। जो इनके अपने मजदूर हैं, अपने पुलिस वाले, वही उन्हीं को बांध कर देते हैं। या कोई खड़पेंच है, कोई गुंडा है, कोई चलाक है, वही खेल ले जाते हैं। गरीबों को कोई नहीं बांधता। लेकिन इन सब के बीच यहाँ ऐसी औरतों की संख्या काफी है जिनके पति गायब हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए, लेकिन उनका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। इस पर यहाँ की मजहबी जमातों की सोच किस तरह की है, वे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। एक औरत का शौहर अगर गायब हो जाए, बाय दिस रीजन और बाय दैट रीजन, तो उसका पता नहीं हो जाए कि वो जिंदा है, मुर्दा है, बीवी जवान है, नान नफ्क के लिए परेशान है, बच्चे हैं वगैरह हैं, ये हैं,
शरीयत ने उसके लिए एक रास्ता या एक रास्ता इख्तियार करने को कहा है। वो रास्ता ये है कि उसको 4 साल तक इंतज़ार करने के बाद 4 साल तक इंतज़ार करने के बाद वो काजी शरीयत की तरफ रुजू कर सकती है और काजी शरीयत पूरी तहकीक के बाद उस औरत को दूसरी जगह शादी करने का हुक्म दे सकता है। वहीं जाने माने न्यायविद जस्टिस किरमानी की सोच इस मामले में कुछ यूं है कि पहले कोई उलमा का, हुकूमत का, अदालतों का, उनकी तरफ से कोई एक कुलिया तो सामने आए कि इन जो हाफ विडोज जिनको कि ये कहा ही उन औरतों को जाता है जिनके शौहर के बारे में कोई पता नहीं, वो जिंदा हैं, मर गए, कहाँ हैं, कैसे हैं, कि उनका स्टेटस, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये कहीं डिक्लेयर हो जाए किसी कॉम्पिटेंट सतह पर, ताकि उनके लिए ज़िंदगी की आगे नक्शे बनाने का एक वो रास्ता निकल आए। अब देखिए, एक औरत बेवा हो जाती है तो उसका जो है वरासत में हिस्सा निकल जाता है और दूसरी शादी कर सकती है, उसकी ज़िंदगी का नक्शा कुल्ली तौर से बदल सकता है। लेकिन अब यहाँ ऐसा एक हमारे पास मामला है कि औरत को मालूम ही नहीं कि मैं बेवा हूँ या सुहागन हूँ, और सरकार इस बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सवाल जो है इसके साथ बहुत सारे ऐसे सवाल जुड़े हुए हैं जिनकी बहुत नज़ाकतें हैं। कहने को आज हम 21वीं सदी में बहुत कुछ कर रहे हैं, औरतें आगे भी जा रही हैं, हर रोज नए परचम फहरा रही हैं, लेकिन यहाँ की औरतों का, या यूं कहें यहाँ की औरत की तस्वीर का एक दूसरा ही रुख है, एक दूसरा ही पहलू है, जो आज भी पितृसत्तात्मक समाज से बंधी हुई है। आज की इस औरत की, खासतौर से इस इलाके की औरत की आवाज मायने नहीं रखती। मेरा हस्बैंड शहीद हो गया। कैसे? आर्मी में मार दिया। मिलिटेंट थे? हाँ। क्या किया उन्होंने? क्यों गए वो उस तरफ, गलत रास्ते पे? आपने रोका नहीं? सही गए तुम तो सिद्ध गो। हाँ, उसका तो नहीं रोका नहीं आपने? क्यों नहीं रोका? हाँ, उसने माना नहीं, माना नहीं, बस चला गया। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं दर्दपुरा से हमारी ये खास पेशकश। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदरूनी इलाके दर्दपुरा से हमारी ये खास पेशकश। दर्दपुरा वो इलाका है जहां पर मिलिटेंसी के दौरान जो औरतें थीं, विधवा हुई, वो यहाँ रहती हैं। रोजगार नहीं है, जीने की सहूलतें नहीं है, और जिंदगी एक जद्दोजहद, एक जंग की मानंद है। कहते हैं शिक्षा के दीपक से अंधियारा मिटता है और इससे बहुत कुछ हालात भी बदलते हैं, लेकिन पूरे इस इलाके में शिक्षा को लेकर किस तरह के हालात हैं ये हमने खुद देखे। प्रॉब्लम यह है कि इलिटरेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जो पेरेंट्स हैं मजदूरी करते हैं और वो समझते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएं, हमारे पास तो वसाइल नहीं है कि हम इन्हें पढ़ाएंगे, तो इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि पढ़ाने से बेहतर हम आके इनको घरेलू कामकाज में लगाएं ताकि ये हमारी मदद करें। तो ये यहाँ पे जितने भी इन्हें पढ़ाने की तरफ रागिब करवाना चाहता है, लेकिन ये मानते नहीं, कहते हैं ये फजूल प्रोसेस है, क्योंकि इन्हें ये वो वेल इसमें नहीं समझते कि हमारा बच्चा आगे पढ़े, 10 साल 20 साल कोई डिग्री करे, तो समझते कि अब आगे जाके ये कुछ बनने वाला नहीं है। अपने इस दौरे में हमने देखा कि ज़िंदगी में बहुत ही तकलीफ़ें हैं इनकी। ज़िंदगी जो है इनकी बेहद तकलीफ़ों में गुजर रही है, मुश्किल हालात हैं। कई घर ऐसे भी मिले जहाँ खाने को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है और घर भी महफूज नहीं है। अपने बच्चों को पाल दिए, भीख मांग के, बच्चे थोड़े पढ़ भी रहे हैं, कुछ बच्चे बेकार भी है। मत मार, मेरे पास खर्चा कोई है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी क्या ना करूंगी। बाद दिन को जाती है भीख मांगने को, और रातों को थोड़ा थोड़ा बेच दिया, बच्चा नून ले मिर्च आन दिए, साग वाग बाकी पका के खाती है। इनमें से बहुत से परिवार ऐसे रहे जो गलतफहमी की भेंट चढ़ गए। सियासतदां और सरकारी नुमाइंदों और अवाम की बेहतरी के लिए जारी होती घोषणाएं क्या इन तक नहीं पहुंचती हैं?
बहुत सारे विडोज जो है उनके एफआईआर प्रॉपर तरीके से नहीं कटे थे। वहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोग थे उनके तो इन कॉन्फ्लिक्ट टर्माइल पीरियड में अपने लाइवली ब्रेड अर्नर मरे थे, लेकिन उनका एफआईआर नहीं काटा गया था, नंबर 1। नंबर 2, उनको फिर प्रॉपर एसआरओ तहत के अंदर पैसा नहीं मिला था, उनको जॉब नहीं मिली थी क्योंकि उनका केस आगे किसी ने फॉलो नहीं किया। उस वक्त उनको एक लोन दिलवाया था, गवर्नमेंट से ही लोन दिलवाया था कि ये अपने पाँव पर खड़े होंगे। अब किसी ने गाय ले ली थी, किसी ने कोई और चीज़ ले ली थी, तो उस पर उन्होंने गुजारा करना शुरू किया था। ये एक अच्छी स्कीम थी उस वक्त जो हमने इंट्रोड्यूस की थी, ताकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए। वो बेचारी पहली बार ऐसा काम कर रही थी, तो शायद इनकम जनरेट ऐसी ना हो पाई और वो लोन अदा नहीं हो पाया। इस वजह से वो शिकायतें लेकर के हमेशा हमारे पास आती रहते हैं कि हम क्या करेंगे। अब हमारे पास ये वसाइल इतने हैं नहीं हैं कि हम कुछ मदद उनकी कर सकें। कई बार यहाँ रहने वाली औरतें ज्यादती की भी शिकार हुई। इनके लिए, इनकी बेहतरी के लिए क्या और किस तरह के कदम उठाए गए, इनके हालात को देखकर हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हर जगह की अपनी मुश्किलें और जरूरतें हैं। देखा जाए तो आबादी के लिहाज से ये एक बड़ा गांव है जो पहाड़ी इलाकों के बीच है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 13,500 लोग यहाँ रहते हैं। सहूलतों की, शिक्षा की दरकार है। सरकारी महकमे की अपनी कोशिशें हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मिलिटेंसी का पीरियड रहा यहाँ पर, जो 90 से आज तक जो मिलिटेंसी का दौर रहा, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाका था। क्योंकि ये पहले वहाँ से जो था वो क्रॉसिंग भी होती थी, ये एक रूट था मिलिटेंट्स के लिए। तो जो भी कोई फाइट्स हुए हैं, जो भी कोई कैजुअलिटीज़ हुई, वो इसी गाँव में ज़्यादा हुई। तो इन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ड्यूरिंग मिलिटेंसी। स्कूल तो काफ़ी हैं, मुझे लगता है वहाँ पर हमारे मिडिल स्कूल्स भी हैं, हमारे हाई स्कूल भी हैं, लेकिन अभी हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पर नहीं है। हाई स्कूल उनको करालापोरा में है। रोड कनेक्टिविटी की जो है वो बीकन इस वक्त रोड बना रहा है, उसमें थोड़ा बहुत अभी टाइम लगेगा, तो रोड कनेक्टिविटी इस साल ठीक हो जाएगी। अभी पूरी तरीके से हम उनको एड्रेस नहीं कर सके हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है हर एक महाज पर, लेकिन अभी तक उनको उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। बहुत बुरी हालत है, क्योंकि यहाँ पीने के लिए भी पानी यहाँ मैसर नहीं है। आप देखेंगे कि एंडिंग जून से यहाँ पूरे 4 महीने तक यहाँ इंसान क्या, जानवर भी एक एक पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। जब यहाँ सर्मा में बर्फबारी होती है तो महीने भर यहाँ, महीने क्या हफ्ते के बाद भी कभी हम बिजली देखने को नसीब होती है। सड़कों की हालत यहाँ पे मतलब उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी कि सड़कें जगह जगह हो। कोई बीमार होता है तो फिर वो पुरानी तरह से चारपाई पे उठा के लेना पड़ता है। यहाँ करालपुरा नज़दीकी सेंटर है, वहाँ पे लेना पड़ता है वो चारपाई के जरिए। इस इलाके में पिछड़ेपन में सेना के द्वारा स्थापित सद्भावना योजना के तहत ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं, लेकिन यहाँ इन औरतों की उपस्थिति बहुत कम है। यहाँ बाकायदा ट्रेनर हैं, इन्हें सिलाई और बुनाई के लिए प्रशिक्षित करने का काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि क्या वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में इनकी उपस्थिति नहीं है। जरूरत इस तरह के सेंटर्स को रोजगार का जरिया बनाने की है, ताकि यहाँ रहने वाली, यहाँ काम सीखने वाली इन औरतों को इस हुनर के जरिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। दर्दपुरा एक ऐसा गांव है जहां बेशुमार बच्चे यतीम हैं। इन बच्चों को यतीम खाने का रुख करना पड़ता है। कुछ संस्थाओं ने ऐसे बच्चों के लिए कुछ बेहतर काम किया है। वहाँ बच्चे हैं, कुछ हमने ला रखे हैं, कुछ और बच्चे हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं घर में। लड़कियों को तो हम देख रहे हैं, कभी कभी उनकी शादी के मामले में मदद करते हैं। हम बच्चों को सबको पाल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है। हम सब बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, घर घर जाकर ला नहीं सकते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है। ये जो गवर्नमेंट इदारे हैं या गवर्नमेंट एजेंसी हैं, गवर्नमेंट प्लानर्स हैं, अगर वो हाथ बढ़ाएं, आगे एतबार करें, भरोसा करें और हमारा भरोसा लें और अपना भरोसा दें, इकट्ठे मिलकर काम करने के कुछ सोचें, स्कीम बनाएं, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ हेल्प इनकी बेवाओं की और इनकी।
लेकिन उस सब के बाद ये माँ बाबा के प्यार से जुड़ा मामला है। इस दिशा में कोशिशों की दरकार है कि कश्मीर का प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग इस दिशा में सार्थक कदम उठाए ताकि इन यतीम बच्चों को घर मिले, माँ बाबा मिले और उनकी खोई खुशियां वापस आ सकें। हालांकि इनके बालिग होने पर कुछ आसाइशें तो इन्हें मिल जाती हैं, लेकिन बचपन की कड़वी यादें इनके लिए भूलना नामुमकिन है। जरूरत है इन बच्चों के लिए भी सार्थक कदम उठाने की। अपने इस सफर में बहुत से ऐसे परिवारों से मिलना हुआ जिनके आगे पीछे अब कोई नहीं बचा है। वो तमाम लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वक्त गुजर जाता है लेकिन जख्म के निशान रह जाते हैं। इन्हें सजा मिली जिस गुनाह की, उसमें इनका कोई हाथ नहीं था। हाथ उनका था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर इनके साथ ऐसा सलूक क्यों? क्यों इनकी जिंदगी में वो सुबह नहीं जिसकी आस लगाए ना जाने कब से ये बैठे हुए हैं, ये इंतजार में हैं। यहाँ रहने वाले ये लोग शायद जीने के अधिकार के बारे में जानते ही नहीं हैं, जिसकी वकालत आर्टिकल 21 में की गई है। हिंदुस्तान जहाँ मानवाधिकारों की बात बड़े से लेकर छोटे मंच तक होती है, जहाँ सुरक्षा पर एक अच्छी खासी मद में पैसा जाता है, जहाँ आतंकवाद से निपटने के लिए करोड़ों रुपया लगाया जाता है, वहाँ इस छोटे से गांव पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ती? आतंक का एक बड़ा दौर इनकी जिंदगी, इनकी खुशियां और इनकी मुस्तकबिल को खत्म कर चुका है। आज जहां तरक्की की दौड़ में हम कहां से कहां निकल गए, दर्दपुरा के लोग आज भी बुनियादी जरूरतों से महरूम नजर आते हैं। जरूरत यहाँ मौजूद उन लोगों के लिए सार्थक कदम उठाने की, क्योंकि उनके जहन में आज भी वो तल्ख यादें नक्श हैं। एक खामोशी है, लंबी खामोशी, जो अक्सर तकलीफ बन जाती है। चलते चलते सिर्फ इतना कि आने वाले वक्त में बदलते राजनीतिक परिदृश्य में कश्मीर के इस तबके का दर्द समझना बेहद जरूरी है। उनकी बेहतरी और बहबूदी के लिए कदम उठाना बेहद जरूरी है, ताकि उनकी आने वाली नस्लों को एक बेहतर जिंदगी दी जा सके। इसी के साथ मैं समीना दर्दपुरा कुपवाड़ा से अपनी पूरी टीम के साथ आपसे ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब।